इंडी गठबंधन में अब तक ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी ही राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे। लेकिन जो लालू यादव देखिए कुछ दिन पहले तक मटन बनाना सिखा रहे थे राहुल गांधी को, अब वही लालू यादव राहुल गांधी को एक तरह से इंडी गठबंधन के गले की हड्डी बताने लगे। लालू यादव ने भी खुलकर कह दिया कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। सुनिए लालू यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कैसे लालू यादव पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लालू जी, ममता कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को। लालू जी, ममता कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को। लालू यादव ने भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया बॉस। जबकि पिछले साल जब 23 जून को पटना में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी का जिक्र किया, कहा था कि आप शादी कीजिए, हम बाराती बनेंगे। यहां राहुल गांधी की शादी तो छोड़िए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग पीछे से कट लिए। उस बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की घोषणा होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए लालू यादव के इस बयान का यह मतलब भी निकाला गया कि राहुल गांधी आगे बढ़े, गठबंधन को संभालें, प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बने तो लालू यादव का पूरा सपोर्ट रहे। एक बार सुनिए उस वक्त लालू यादव ने क्या कहा। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको कैसे हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपके बोलते थे कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। शादी वाला दूल्हा तो छोड़िए, आज राहुल गांधी को कोई इंडी गठबंधन का दूल्हा मानने को तैयार नहीं, कोई उनके सर पर सेहरा बांधने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी पर लालू यादव के सुर आज ऐसे वक्त में बदले हैं जब अगले साल बिहार में चुनाव है बॉस। लालू यादव ने ममता बनर्जी के नाम का समर्थन करके कांग्रेस को दबाव में डाल दिया। बिहार में लालू यादव का कांग्रेस से गठबंधन है। चुनाव में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस अक्सर आरजेडी पर दबाव डालती है। आज ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम ने कह दिया कि बिहार में गठबंधन में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है। लेकिन ये बयान देकर लालू यादव ने राहुल गांधी के कद को हल्का कर दिया। अगर राहुल गांधी इंडी गठबंधन के हीरो बने रहे तो वो बिहार में भी आरजेडी से ज्यादा मोलभाव करें। झारखंड में भी जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर आरजेडी को कम सीटें दी थी, आपको याद ही होगा। उसके बाद लालू यादव को यही लग रहा होगा कि अब कांग्रेस को आईना दिखाने का वक्त आ गया, वरना ये लोग फिर बिहार में भी वही करेंगे कि हमको ज्यादा सीट दी। लालू यादव का साथ मिला तो टीएमसी ने फिर से ममता बनर्जी को गठबंधन का नेता बनाने का बिगुल फूंक दिया। टीएमसी के नेता ये दावा करने लगे कि इंडी गठबंधन की 5 पार्टियां ममता बनर्जी के समर्थन में, लोकसभा के 91 सांसद 91 सांसद ममता बनर्जी के साथ है। आप सोचिए ये सब कौन सांसद किसके साथ है, ये सब तब गिनाया जाता है जब अविश्वास प्रस्ताव वगैरह आता है। यहाँ इंडी गठबंधन का अपना लोकल अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, मेरे साथ इतने सांसद हैं, तुम्हारे साथ कितने हैं बताओ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन नाकाम रहा। सुनिए कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं। फिर देखिए, ये बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। ये बात कोई डिनाई नहीं करना सकता है। उन्होंने जानता है कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना जरूरत है।
यानी टीएमसी ये बता रही है कि राहुल गांधी को समझ नहीं है कि कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है। राहुल गांधी के चेहरे पर लालू यादव पलट गए तो उद्धव ठाकरे के पार्टी के भी सुर बदल गए। इंडी गठबंधन में नेतृत्व बदलने पर आज संजय राउत ने भी कह दिया कि इस पर विचार होना चाहिए। एक बार संजय राउत को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ कैसे इंडी गठबंधन नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया है। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, ना हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। इधर राहुल गांधी के खिलाफ इंडी गठबंधन में विरोध शुरू हो गया है, उधर इंडी गठबंधन में गुटबाजी शुरू हो गई। इंडी गठबंधन के नेतृत्व में बदलाव के बीच आज शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। ऐसी खबरें हैं कि इस मीटिंग में ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने पर बात हो सकती है। शरद पवार पहले ही इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का समर्थन कर चुके हैं। राहुल गांधी जनता का भरोसा तो चुनाव में खो चुके हैं, अब गठबंधन के नेताओं को भी उन पर भरोसा नहीं रह गया है। ममता बनर्जी की पार्टी राहुल गांधी को नाकाम बता चुकी है। समाजवादी पार्टी को भी राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं। शरद पवार कह चुके हैं कि ममता बनर्जी से में ही नेतृत्व की क्षमता है। लालू यादव ने भी आज किनारा कर लिया है। यानी इंडी गठबंधन में अब किसी को यह भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। राहुल गांधी हर तरफ से गिर गए, लेकिन वो इस बात का कोई लोड नहीं ले रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कह दिया कि इंडी गठबंधन के छोटे मोटे नेताओं के बयान पर कोई ध्यान मत दो, उस पर रिएक्ट मत करो। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो उसमें जनता के मुद्दे को उठाने की क्षमता है। यानी राहुल गांधी लालू यादव के बयान को अभी लोड नहीं ले रहे, सूत्रों का यह दावा है। वो ममता बनर्जी की पार्टी का लोड नहीं ले रहे, अखिलेश यादव की पार्टी का लोड नहीं ले रहे। जबकि राहुल गांधी इंडी गठबंधन का भरोसा इसलिए खो चुके हैं क्योंकि जब से इंडी गठबंधन बना है तब से राहुल गांधी कोई चमत्कार दिखाई नहीं पाए। भाई, जून 2023 को गठबंधन की पहली मीटिंग हुई, जुलाई में इंडी गठबंधन का ऐलान हुआ, अब तक 18 महीने हो चुके हैं। 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ एक राज्य जीत पाई है और 2 राज्य में गठबंधन के साथियों के साथ सरकार। इंडी गठबंधन बनने के बाद जिन 13 राज्यों में चुनाव हुए उसमें आप कांग्रेस का प्रदर्शन देख लीजिए ना। साल 2023 में जो चुनाव हुए उसमें मिजोरम में कांग्रेस हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, मध्य प्रदेश में हारी, राजस्थान में हारी, तेलंगाना में बस अपने दम पर जीत पाई। साल 2024 में लोकसभा चुनाव हार गई। इस चुनाव में 286 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़े। इसमें बीजेपी 180 सीट जीत गई, कांग्रेस को मात्र 83 सीट है। तो इंडी गठबंधन वालों को भी दिख रहा ना भाई कि इनसे नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इसी साल हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अरुणाचल हारी, सिक्किम हारी, ओडिशा हारी, आंध्र प्रदेश हारी, हरियाणा हार गई, महाराष्ट्र हार गई, जम्मू कश्मीर में सहयोगी पार्टी की वजह से किसी तरह सरकार का हिस्सा है, झारखंड में सहयोगी पार्टी की वजह से सरकार का हिस्सा है। ये कहीं नहीं जीता पा रहे बॉस। फिर भी इनका खत्म ही नहीं हो रहा कि नहीं हम तो अडानी अडानी करें। आप ये भी देखिए कि मुश्किल वक्त में कैसे इंडी गठबंधन ने एकदम राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। इस वक्त बीजेपी राहुल गांधी पर सबसे बड़ा अटैक कर रही है, जॉर्ज सोरोस से उनका कनेक्शन जोड़कर उन्हें गद्दार बता रही है। लेकिन राहुल गांधी पर इतने बड़े हमले के बाद भी इंडी गठबंधन उनके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। इंडी गठबंधन में कोई धुआंधार तरीके से राहुल गांधी का बचाव नहीं कर रहा है। ऐसा ही अडानी के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन राहुल गांधी को अकेला छोड़कर कट लिया है। इंडी गठबंधन भी झगड़े लफड़े इसी में फंसा हुआ। जैसे ही ये माहौल बनने लगा कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिल सकती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का नाम आगे करने लग गए। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन का नेता बना देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कह दिया कि अगर कोई नेता है जो नेतृत्व कर सकता है वो अखिलेश यादव है। मतलब जिसको मना रहा वो दावा ठोक दे रहा। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लड़ाई मची हुई, जबकि होना यह चाहिए था कि गठबंधन को अपनी रणनीति पर काम करना चाहिए, क्योंकि इंडी गठबंधन जो भी मुद्दे उठा रही है वो एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम में गड़बड़ी का लेकर खूब हल्ला मचाया।
लेकिन आज ही चुनाव आयोग ने इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान की जानकारी दी। चुनाव आयोग ने बताया कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई। आयोग ने बताया कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती और ईवीएम कंट्रोल यूनिट की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। नियम के मुताबिक 288 विधानसभा क्षेत्रों के 1440 वीवीपैट यूनिट्स की पर्चियों का मिलान किया गया। ये गिनती 23 नवंबर को नतीजों वाले दिन चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और जो कैंडिडेट्स थे उनके प्रतिनिधियों के उपस्थिति में हुई, सबके सामने हुई। 1440 वीवीपैट मशीनों का हर पर्ची चेक हुआ, एक पर्ची मिसमैच नहीं हुई है बॉस, एक पर्ची नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रैंडमली जो है वो हर विधानसभा में 5 बूथ का चेक कराइए, करा दिया उसी दिन। एक पर्ची गलत नहीं निकली वीवीपैट की, मिसमैच नहीं। बताइए, फिर भी ये लोग ईवीएम रोते हैं। इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियां मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं, लेकिन आज उनका ये एजेंडा भी फूक गया। यूपी के बड़े मुस्लिम नेता आजम खान ने इंडी गठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद है। उन्होंने जेल से भेजे अपने संदेश में जो कहा है वो इंडी गठबंधन की पोल खोलने वाला। आजम खान ने कहा कि मुसलमानों को लेकर इंडी गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, नहीं तो मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक तरफ इंडी गठबंधन में झगड़े मचे, राहुल गांधी अपने ही गठबंधन को चुभने लगे, और इन सब के बावजूद राहुल गांधी न जिद छोड़ने को तैयार हैं, न अपनी अप्रोच में कोई बदलाव कर रहे हैं। वो कल भी अडानी के मुद्दे पर सियासी ड्रामा कर रहे थे, आज भी वही किया। आज संसद में राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने एक बैग लेकर प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन की एक झलक देखिए, फिर बताऊंगा कि संसद के अंदर घमासान कैसे मचा। ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। और ये जानते हैं कि इस पर बहस नहीं कर सकते, इसलिए छिप रहे हैं, इसलिए रोज रोज कोई ना कोई बहाने ये सदन को बंद कर रहे हैं। कांग्रेस संसद के बाहर अडानी कर रही है। संसद के अंदर बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार के कनेक्शन पर जवाब मांगना शुरू कर दिया। आज लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर से उठाया। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर हमला किया। एक बार सुनिए राज्यसभा में जेपी नड्डा ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि इसके जवाब में कांग्रेस आज सोरोस पर क्या नई थ्योरी लेकर आ गई। एक ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। और इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब जानते हैं कि जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया उसको यहाँ पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट राज्य देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। बीजेपी जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर कांग्रेस को लगातार घेर रही, राहुल गांधी पर आरोप लगा रही। इस पर जब कांग्रेस से जवाब मांगा जाता है तो उसके नेता इसे बेकार की बात करके खारिज कर देते, कोई सही जवाब नहीं देते। आज तो कांग्रेस ने गजब ही कर दिया।
कांग्रेस ने आज बीजेपी पर ही जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन के आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक कंपनी है कैपिटल फ्लोट, जिसके फाउंडर गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषि श्रृंगा पीएम मोदी के बड़े समर्थक हैं। वो पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर चुके हैं। कांग्रेस ने यह दावा किया कि नरेंद्र मोदी के करीबी ये दोनों व्यक्ति जॉर्ज सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते। सुनिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या बोल रहे। एक गौरव हिंदुजा है, एक शशांक ऋषि श्रृंग है। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है मीडिया पार्ट। जब बीजेपी के अधकचरे ज्ञान वाले लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दलाल जो बने हुए हैं सदन में बोले, तो उन्होंने मीडिया पार्ट का हवाला दिया। गजब बात है, मीडिया पार्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे बल पर फेक न्यूज मत फैलाइए। इंडी गठबंधन का जब कोई मुद्दा नहीं चल रहा तो वो अपना गुस्सा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निकाल रही है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल को दिया गया, उसमें 60 विपक्षी सांसदों के साइन। इनमें कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, आम आदमी पार्टी और डीएमके के सांसदों के साइन। राज्यसभा सभापति को हटाने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों के साइन होने की जरूरत होती है। हालांकि सरकार ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के स्टंट की खिंचाई की और कहा कि यह तरीका सही नहीं है। सरकार के पास राज्यसभा में पूरे नंबर है। सरकार का कहना है कि बार बार दोनों सदनों के सभापति का अनादर किया जा रहा है और इस तरह की हरकतें न की जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना सिर्फ मुद्दों को भटकाना है जो सफल नहीं है। लेकिन हंगामा मचा हुआ है। ये सारा हंगामा आपने देख लिया, लेकिन एक हंगामा मचा है अब दिल्ली में चुनाव को लेकर। और पाठशाला में अब अगली क्लास, दिल्ली चुनाव की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है बॉस। केजरीवाल के सामने बीजेपी ओवैसी दोनों कैसे आ गए? दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर ओवैसी ने दिल्ली चुनाव में किसका गेम बिगाड़ा? दिल्ली चुनाव के पहले केजरीवाल को वोट करने वाले अचानक गायब होने लगे हैं क्या? इसकी सच्चाई क्या है? अब इसका चल। हरियाणा और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत ने इंडी गठबंधन के तोते उड़ा दिए। लेकिन नया साल नई चुनौती लेकर आएगा और ये नई चुनौती है दिल्ली चुनाव की, क्योंकि दिल्ली में कोई इंडी गठबंधन नहीं है। यहां केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। फरवरी में इलेक्शन होना है और केजरीवाल दिल्ली में गली गली घूम रहे हैं। अभी से वो टिकट बांटने में सबसे आगे दिख रहे हैं। बीजेपी भी पीछे से रेस लगाने में जुटी और इन सब के बीच दिल्ली कनेक्शन में ओवैसी की एंट्री हो गई है बॉस। ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में एंट्री करते ही जो कार्ड चला है, उसने दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव को नया ट्विस्ट दे दिया। क्योंकि ओवैसी के आने से अब दिल्ली में होगी मुस्लिम वोटों के लिए भयंकर लड़ाई, जिसमें केजरीवाल भी होंगे, कांग्रेस भी होगी और ओवैसी भी होंगे। इसमें सबसे पहले बात ओवैसी की, क्योंकि जो लोग संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उन्हें दिल्ली में चुनाव लड़ाने के लिए सिर्फ वो ताहिर हुसैन ही मिला जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ताहिर हुसैन के परिवार वालों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और बताया कि ताहिर हुसैन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो चुका है। ओवैसी ने लगे हाथ ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट बनाने का ऐलान कर दिया। भाई, ओवैसी ने कहा कि एमसीडी काउंसलर ताहिर हुसैन ने एआईएमआईएम ज्वाइन किया है और वो दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मोदी और योगी को घेरने के लिए हर दिन संविधान की दुहाई देते नहीं थकते। लेकिन अब यही असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली चुनाव में दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारने से नहीं हिचक रहे। अब कहां गया सेक्युलरिज्म, कहां गया आपका वो संविधान लहराना? जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो अब तक जेल में बंद है, उसे जमानत तक नहीं मिल रही बॉस। इसी साल मार्च में दिल्ली की कोर्ट ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर चुकी है कि शुरुआती जांच में ताहिर हुसैन पर लगे आरोप सही साबित हो चुके हैं और यह ओवैसी का कैंडिडेट बन रहा है। जांच की बात करें तो जेल में बंद ताहिर हुसैन को पुलिस की चार्जशीट में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया है।
पुलिस ने चार्जशीट में साफ साफ कहा था कि ताहिर हुसैन ने हिंसा भड़काई, दंगों की साजिश रची, दंगे करवाने के लिए पैसे भी खर्च किए। ताहिर हुसैन पर दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कराने का भी आरोप। 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के इन दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 700 लोग घायल हुए। इन दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से जुड़ा था और नगर निगम में आम आदमी पार्टी का पार्षद रह चुका था। हालांकि दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब जस्ट दिल्ली चुनाव के पहले ओवैसी खड़े हो गए। अरे यार, तुमको कौन निकाल रहा है, आओ मैं तुमको टिकट देता। ये सेक्युलरिज्म है इनका। दंगों के दौरान ताहिर हुसैन का एक वीडियो भी वायरल हुआ था दंगों के दौरान, जिसमें ताहिर हुसैन हाथ में एक रॉड लेकर अपनी छत पे घूमता हुआ दिख रहा था। आरोप है कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन की छत से ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। इसलिए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाने पर बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ताहिर हुसैन को वोट देने का सीधा मतलब दंगों का समर्थन करना माना जाएगा। सुनिएगा। अगर ताहिर हुसैन को कोई भी वोट देता है तो सीधे सीधे वो उस दंगे को सपोर्ट करता है, अंकित की हत्या को सपोर्ट करता है, वो जो 53 लोग मारे गए उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। राजनीति बहुत ढंग तरह से होती है, लेकिन इस तरह की राजनीति की जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा दंगा किया हो, मास्टरमाइंड हो, उसको पार्टी में लाना और चुनाव लड़ाने की जो ओवैसी के पार्टी की कोशिश है, मैं इसकी 1000 बार निंदा करता हूं। जिस ताहिर हुसैन ने दिल्ली को जलाने का काम किया, वो ताहिर हुसैन ओवैसी को इतना अच्छा लग गया कि उसे चुनाव का टिकट दे दिया। टिकट भी उस जगह से दिया जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। मुस्तफाबाद की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया। मुस्तफाबाद सीट पर करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां से कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती रही। पिछली बार कांग्रेस से अली मेहंदी चुनाव लड़े। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। ऐसे में मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी तीनों के मुस्लिम कैंडिडेट हुए। लेकिन इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उनमें एक सीट मुस्तफाबाद की सीट थी। हालांकि जितने सवाल ओवैसी से हैं, उतने सवाल इस देश के मुसलमानों से भी। ओवैसी को क्यों लगता है कि वो एक दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को टिकट देंगे और उनको फिर भी मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मिलेगा? इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। यानी मुस्तफाबाद सीट का इतिहास कह रहा है कि ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल केजरीवाल की बढ़ाई, क्योंकि माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार दिल्ली में 70 में से करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिनमें 6 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला, जहां औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने एआईएमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज जलील को हरा दिया। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर पिछले चुनावों का आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली में क्या हिसाब किताब रहा है मुस्लिम वोटों का। जरा आपको इसका हिसाब किताब बताता हूं, क्योंकि दिल्ली का अगर आप देखेंगे मुस्लिम वोट किसको कितना गया, अगर आप देखेंगे 2020 का चुनाव 2020, आम आदमी पार्टी को कितना मुस्लिम वोट मिला भाई? आम आदमी पार्टी को 83% बॉस, 83% मुस्लिम वोट, कांग्रेस को मात्र 13% और बीजेपी को 3% वोट गया, 3%। इसी तरह से अगर आप पिछली बार का देखेंगे, उससे पहले 2015 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को 77% मुसलमानों का वोट मिला था, 77%। कांग्रेस को मिला था 20% और बीजेपी को मात्र 2% वोट मिला था। तो अगर आप देखेंगे 2015 से 2020 के बीच में आम आदमी पार्टी का मुस्लिम वोट 6% प्लस चला गया और कांग्रेस का जो है वो -7% हुआ है। यानी कांग्रेस का मुस्लिम वोट जो है वो छिटक के पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास गया। लेकिन हाल के जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए उसमें कुछ सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब ये कहा जाने लगा था कि मुसलमान क्या कांग्रेस के पास लौट रहा है।
क्या केजरीवाल को कांग्रेस दिक्कत देगी? लेकिन यहां तो ओवैसी भी कूद पड़े, तो मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हो सकता है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे ही मुस्लिम वोट नहीं मिलना है। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी